Good evening, my dear student. Today we are going to learn about 10th class BBI Objective 2021 examination. My dear student, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और BBI ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, जो कि ये साइंस का है और आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से देख लें और समझ लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पहला क्या है उसको देखिए। चलते हैं 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला हमारा, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी जल और डी CO2। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, जो फ्लोएम होता है ये पौधों में भोजन को पहुंचाने का काम करता है और जो जाइलम होता है ये पौधों में जल को ले जाने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे कि फ्लोएम जो है ये भोजन जो है पौधों में लाते हैं और जाइलम जो होती है, जो जाइलम होती है ये पौधों में जल को ले जाती है। तो ले जाने का काम मतलब नीचे से ऊपर का काम जाइलम करती है और पौधों में फ्लोएम जो होते हैं ये भोजन को लाने का काम करते हैं। तो आप इसे ऐसे याद करके रख सकते हैं कि जाइलम जल लाता है और फ्लोएम भोजन लाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद करेंगे इसको इस तरीक़ा से, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हमारा है समतल दर्पण, एक हमारा है अवतल दर्पण, एक हमारा उत्तल दर्पण। तो बात यहाँ पर आप ज़्यादातर करेंगे उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। तो इनको देखिए यहाँ से क्या मतलब बनता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो होता है ये ऑप्शन बी होता है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण में आप देखिए यहाँ पर 3 अक्षर है और अवतल दर्पण में यहाँ देखिए 4 अक्षर है। तो ये 4 अक्षर वाले बड़े हैं, 3 अक्षर वाले छोटे हैं। तो जो बड़ा है ऐसे याद करके रखेंगे आप ट्रिक के माध्यम से, जो बड़ा है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और जो छोटा है वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है बड़ा प्रतिबिंब। तो आप ऐसे याद करके रखेंगे कि उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण बड़ा होता है, तो इसीलिए ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि ये रियल नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप रख सकते हैं कि अवतल दर्पण बड़ा है उत्तल दर्पण से, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इसीलिए ये बड़ा है। तो आप चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं निकट दृष्टि दोष निवारण। नेक्स्ट चलते हैं निकट दृष्टि दोष निवारण। निकट दृष्टि यहाँ पर अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोलता है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ओजोन का अणुसूत्र जो होता है वो O3 होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं तब जाकर के ये ओजोन बनाते हैं। मीन्स ओजोन का जो अणुसूत्र होता है O3 होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट कि जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, यहाँ छोटा सा हम बना करके देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल इस तरीक़ा से बना होता है। पी ब्लॉक के अंदर में 6 कॉलम होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर में 10 कॉलम होते हैं और यहाँ पर एस ब्लॉक जो होता है इसमें 2 कॉलम होते हैं। अब देखिए ये जो आपको बड़ी बड़ी लाइन दिखाई पड़ती है, इस तरीक़ा से जो लाइन रहती है इसको हम आवर्त कहते हैं, और ये जो खरी खरी लाइन दिखाई पड़ती है ना इसको हम समूह कहते हैं, अंग्रेजी में हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो टोटल देखते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो होता है वो 18 होता है। यहाँ देखिए कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जबकि यहाँ पर 8 लिखा गया है, मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर 18 होगा, मतलब कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 क्या बोलता है देखिए इसको
कहता है कि अक्रिय गैस, यहाँ देखिए अक्रिय तत्व कौन है। तो देखिए कि जो तत्व अक्रिय होते हैं, मतलब अक्रिय तत्व हम उसको कहते हैं जो किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती है, उसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अक्रिय जो गैस होती है ये होता क्या है, पहले इसको समझिए। तो अक्रिय जो तत्व हम उस तत्व को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जैसे कि के सेल, एल सेल और एम सेल होता है। तो पहले सेल में हम देखते हैं 2, दूसरे सेल में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में कितना रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरीक़ा से हम देखते हैं अगर इन कक्षक की अंदर में, इन कक्षकों के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, मतलब कि जिन सेल को, जिन कक्षा को जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अगर उतनी इलेक्ट्रॉन पूर्ण होती है, पूरी होती है, मतलब ये कहा जाता है कि उनके सारे कक्षक अगर पूरे होते हैं, भरे होते हैं, तो उसे ही हम अक्रिय तत्व के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इसका हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द हीलियम। हीलियम क्योंकि हीलियम जो होती है, इस हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीक़ा से निकालें तो देखेंगे कि जो पहला के सेल हमारा होता है, इस के सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रह सकते हैं। तो इसीलिए हीलियम के पास 2 यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो मतलब ये हुआ कि हीलियम ऑक्टेट इज, मतलब हीलियम ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, मीन्स हीलियम की जो अष्टक है वो पूरी हो चुकी है। सो इसलिए इन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से या अक्रिय तत्व के नाम से हम जानते हैं। तो चलते हैं 7 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो देखिए क्लोरीन जो होती है, ये क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो जाएगी। इसका अगर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीक़ा से निकालते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 7 हो गया है। तो 7 होने से इसकी संयोजकता, मतलब कि इसकी वैलेंसी जो है 7 होती है, ऐसा आप न सोचेंगे। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, देखिए कहा यह जाता है कि क्लोरीन के पास जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। आप यहाँ पर क्लोरीन को इस तरीक़ा से लिख दीजिए और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करना शुरू कर दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन डॉट जो आप निकालते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से। तो पहले हम सब के तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस तरीक़ा से। उसके बाद फिर देखते हैं कि 7 में से हमारा 4 एडजस्ट हो गया तो बच गया हमारा, और 3 बच गया। तो फिर एक यहाँ दीजिए, फिर एक यहाँ दीजिए, फिर एक यहाँ दीजिए। तो देखिए ये भी जोड़ा में है, मीन्स पेयर में है, युग्मित है, ये भी मतलब कि पेयर में है, ये भी पेयर में है, सारे जो है ये युग्मित है। मतलब ये हुआ कि जो पेयर में है वो जोड़ा लग चुके हैं, और जो बच गया है यहाँ पर ये अयुग्मित है, ये जोड़ा लगना चाहते हैं। तो कहा यह जाता है कि किसी भी तत्व में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसकी वैलेंसी में संयोजकता कहलाती है। तो आप देखिए कि क्लोरीन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है जो अनपेयर है, तो इसीलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी होंगी, क्लोरीन की जो संयोजकता होंगी वो 1 हो जाएंगी। तो यहाँ भी देखिए मिस्टेक से 1 है, यहाँ भी 1 है। तो या तो इनको आप ऑप्शन ए इधर राइट कीजिए या सी इधर राइट कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि हम पहचानेंगे। तो देखिए कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन ये 2 ही तत्व से बना हुआ होता है, मतलब